हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह है महिला सामाजिक सुधार आंदोलन, है ना। आधुनिक भारत का जो मेरा क्लास है वह महिला सामाजिक सुधार आंदोलन अर्थात महिलाओं के स्थिति के बारे में, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो महिलाएं थी उनकी क्या समाज में स्थिति थी, उनकी क्या स्वतंत्रताएं थी, इनके विषय में आज हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले समझिएगा, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ते उसके लिए आसान लगते हैं, है ना। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता उसे आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती हो। आपको अपने रास्ते खुद चुनने हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। तो ये आज याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला सामाजिक सुधार आंदोलन। समझिएगा, महिला सामाजिक सुधार आंदोलन, ये महिलाओं की जो स्थिति थी, ये आपको प्राचीन काल से ही इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार चला आ रहा है ना। अगर सिंधु सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कुछ महिलाओं की स्थिति सही थी, क्योंकि मात्र सत्तात्मक जो हम सामाजिक व्यवस्था देखते हैं उसमें महिलाओं की स्थिति सही होती है। फिर वैदिक सभ्यता में आपको, ऋग्वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति सही होती है। लेकिन जैसे जैसे आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, आपको सूत्रकाल आता है, प्राचीन भारत में अलग अलग जो साम्राज्यों की स्थापना होती है, उसी में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती जाती है। हालांकि इन सभी महिलाओं में कुछ महिलाओं की स्थिति सही थी, जो पढ़ी लिखी थी, उनका समाज में सम्मान था, लेकिन वह एक अपवाद था। वह कोई गण, उनकी जो संख्या थी वह नाम मात्र की संख्या थी। लेकिन अन्य भी जो महिलाएं थी, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनको आधुनिक काल आते आते, है ना, मध्यकालीन और आधुनिक काल आते आते इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, है ना। आधुनिक भारत, जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना होती है, तब महिलाओं को लेकर के कुछ सामाजिक सुधारक होते हैं, जो प्रबुद्ध जीवी वर्ग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, वह इनकी स्थिति को लेकर के आंदोलन प्रारंभ करते हैं, है ना। क्योंकि उस समय तक आते थे महिलाओं को एक भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी, है ना। इनका समाज में ज़्यादा स्थान नहीं था। इनके साथ आपको दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। ये पुरुषवादी मानसिकता वाली जो समाज थी, इन समाज में इनको हमेशा दबा करके रखा गया था। इसमें आपको सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपता, बाल विवाह, ये सभी प्रथाएं प्रचलित थी, जिनकी वजह से इनकी समाज में स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, है ना। ब्रिटिश भारत में आधुनिक काल में हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे सामाजिक सुधारक हैं जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर अपना ये आंदोलन चलाए हैं। कुछ सुधारकों ने यहाँ तक कहा था कि जब जब, ये इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है या उनकी उपेक्षा की गई है, तब तब सामाजिक जो सभ्यता थी, वह सभ्यता आपको अवनति की ओर उन्मुख हुई है ना। इन सामाजिक सुधारकों ने कहा है कि जब जब महिलाओं के साथ, ये इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं की उपेक्षा की गई है ना, महिलाओं की उपेक्षा की गई है, तब तब जो ये सभ्यता है, यह सभ्यता अवनति की ओर उन्मुख हुआ है ना। फिर से ये भी कहा जाता है कि सभ्य समाज का विकास तभी होता है जब महिलाओं को उचित सम्मान मिले, है ना। जब महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता है, तब वह आपका जो समाज होता है वह सभ्य होता है और विकसित होता है ना। आपको आधुनिक काल में इन्हीं सामाजिक सुधारकों के प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर अलग अलग कानून और नियम बनाए, और इनके माध्यम से इनकी स्थिति में सुधार लाया गया। ब्रिटिश भारत द्वारा और सामाजिक सुधारकों द्वारा जो आपको सुधार किया गया महिलाओं के लिए, उसमें आपको सती प्रथा का उन्मूलन है, आपको शिशुवध है, शिशुवध की समाप्ति है, विधवा पुनर्विवाह है, बाल विवाह को रोकना, ये सभी आपको सुधार थे। तो चलिए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि ये सब किस तरह थे, किस तरह की व्यवस्थाएं थी और किस तरह इस पर रोक लगाया गया, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर में आपको सती प्रथा।
सती प्रथा, समझिएगा ये जो सती प्रथा है, पहले इसके विषय में हम जान लेते हैं कि है क्या सती प्रथा। सती प्रथा का जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है ना, सती प्रथा का जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, अभिलेखीय जो प्रमाण मिलता है वह आपको 510 ईस्वी में एरन अभिलेख, एरन अभिलेख में मिलता है ना। सबसे पहले सती प्रथा का जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, वो आपको 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है। इस समय गुप्त शासक था भानुगुप्त, और भानुगुप्त का ही सेनापति था गोपराज, जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। जब युद्ध क्षेत्र में गोपराज मारा जाता है तब उसी की पत्नी उसके साथ चिता में जल करके आत्मदाह कर लेती है ना। तब जब वो आत्मदाह करती है तब भानुगुप्त उसी की याद में आपको एरन अभिलेख उत्कीर्ण करवाता है। जो एरन है ये आपको मध्य प्रदेश के बीना जिले में है ना, मध्य प्रदेश के बीना जिले में ये स्थित है एरन, है ना, और वहीं पे एरन अभिलेख उत्कीर्ण कराया जाता है। सती प्रथा यानी वैसी महिला जो अपने पति के मरने के बाद उसके साथ आत्मदाह कर ले चिता पर बैठकर या सोकर, उसी को सती प्रथा के नाम से जाना जाता है ना। प्रारंभ में सती प्रथा तो स्वैच्छिक थी, क्योंकि उस समय महिलाएं जब उनके पति की मृत्यु होती थी तो पति के साथ ही वो अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी। लेकिन आगे चल कर के ये आपको ज़बरदस्ती हो गया, वलात हो गया, यानी आगे चल कर के आपको मध्यकाल में, आधुनिक काल में महिलाओं को ज़बरदस्ती सती होने के लिए बाध्य किया जाने लगा, है ना, बाध्य किया जाने लगा। इसलिए समय समय पर इसे रोके जाने का भी प्रावधान किया गया। सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था अकबर ने, है ना। सबसे पहले अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद औरंगजेब आया और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जैसे ही उनका शासनकाल समाप्त होता है पुनः सती प्रथा प्रारंभ हो जाती है। और आगे चल कर के राजा राम मोहन राय के सहयोग से, है ना, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17वें के तहत भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया था, भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया था, है ना। सबसे पहले सती प्रथा को भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब किया गया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से नियम 17वें के तहत। ये याद रखें, ये पूछता है ना, नियम 17वें किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, क्योंकि राजा राम मोहन राय खुद एक सामाजिक सुधारक थे और ये प्रयास करते थे कि किसी तरह महिलाओं को समाज में उनको उच्च स्थिति बनाई जाए, है ना। हालांकि राजा राम के जो बड़े भाई थे उनके मरने के बाद उनकी भाभी ने भी आत्मदाह की थी, है ना, सती हुई थी। इसलिए इन प्रथाओं से क्षुब्ध होकर इन्होंने ठान लिया था कि समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर किया जाए। याद रखिएगा, सती प्रथा के अलावा एक जौहर प्रथा होती है ना। जो जौहर प्रथा होती है वह भी सती प्रथा के रूप में ही होती है। जब कोई राजा की हत्या हो जाती है या मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी जो अपने आप को आग में अपने आप को लेकर समाहित होती है और अपने को मतलब आग में समाहित होती है, तब उसे जौहर प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा सती प्रथा था। अब हम दूसरे नंबर में चलते हैं, शिशुवध प्रथा। शिशुवध प्रथा समझिएगा। शिशुवध प्रथा की जो शुरुआत हुई थी यह आपको
बंगालियों एवं राजपूतों में हुई थी, है ना। बंगालियों एवं राजपूतों में इस प्रथा की आपको शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में बंगालियों में ने शुरुआत की हुई थी और राजस्थान में आपको राजपूतों में ये प्रथा शुरुआत हुई थी, है ना। शिशु प्रथा का मतलब उस समय कन्याओं का जन्म लेना आर्थिक बोझ समझा जाता था, है ना। उस समय कन्याओं का जन्म लेना आर्थिक बोझ समझा जाता था और इसी के चलते बंगालियों में और राजपूतों में, यानी पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में राजस्थान, है ना, यानी बंगाल और राजस्थान में सबसे ज़्यादा, राजस्थान के राजपूतों में और बंगाल के बंगालियों में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। यानी कन्याओं को हत्या करना, 12 वर्ष से कम जो कन्याएं थीं, 12 महीने से कम जो बच्चियां थीं, उनकी हत्या करना था। वह हत्या चाहे जिस प्रकार से हो, उसी को शिशुवध प्रथा कहा जाता है ना। और ये शिशुवध प्रथा पर रोक लगाने का जो सबसे पहले प्रयास किया वह आपको 1795 में सर जॉन शोर ने इन्होंने आपको 21वें अधिनियम के तहत, है ना, 21वें नियम के तहत इन्होंने शिशु प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद 1804 में लॉर्ड ब्लेजली ने नियम तीसरे नियम, है ना, तीसरे नियम के तहत आपको शिशुवध को रोकने का प्रयास किया था, है ना। यानी शिशुवध प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। किसने 1795 में सर जॉन ने 17वें नियम के तहत प्रतिबंधित किया था और 1804 में लॉर्ड ब्लेजली ने तीसरे नियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया था, है ना। ये कहाँ प्रचलित थे? बंगाल और राजस्थान के राजपूत, बंगाल के बंगालियों में और राजस्थान के राजपूतों में सबसे अधिक प्रचलित था, ठीक ना। और याद रखिएगा, शिशुवध प्रथा को एक साधारण अपराध घोषित किया गया और शिशुओं को वध करने वाले को भी दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया, है ना। शिशुवध प्रथा को एक साधारण अपराध के श्रेणी में रखा गया और इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो ये आपको शिशुवध प्रथा थी, ठीक ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, विधवा पुनर्विवाह। समझिएगा, जब सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, देखिए विधवाओं की संख्या या स्थिति खराब होने के पीछे मुख्य कारण था, देखिए विधवाओं की स्थिति के खराब होने के पीछे और विधवाओं की संख्या ज़्यादा होने के पीछे 2 कारण थे। पहला था कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, तब विधवाओं की संख्या बढ़ी। साथ ही बाल विवाह को लागू किया गया, तब विधवाओं की संख्या बढ़ी। और उस समय के जो सामाजिक कर्मकांडीय बनावट थी, उन सबों ने विधवाओं को दयनीय स्थिति में ला दिया था, अलग अलग नियम बनाकर, जिसकी वजह से इनकी स्थिति खराब हुई, ठीक ना। तो बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह। समझिएगा, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने में समाज के 4 समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने में, साथ ही विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने में 4 समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कौन कौन है देख लेते हैं। 1 नंबर में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 2 नंबर में है विष्णु शास्त्री पंडित। 3 नंबर में है वीरेशलिंगम पंतुलू। और 4 नंबर में है DK कर्वे।
डीके कर्वे, है ना। ये विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने में इन 4 समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले थोड़ा समझिएगा, इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निभाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ही 1856 में लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और भारत में सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह हुआ 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में, है ना। आज है कि पहला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में, है ना। फिर समझिएगा, विधवा पुनर्विवाह को स्थिति को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्हीं के प्रयास से 1856 में भारतीय जो गवर्नर थे, उसमें लॉर्ड वायसराय नहीं थे बल्कि भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करके विधवा विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और उसे मान्यता प्रदान कर दी गई और उसी के तहत भारत में सर्वप्रथम जो विधवा पुनर्विवाह हुआ वह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में हुआ था, है ना। उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित, समझिएगा, ये जो विष्णु शास्त्री पंडित हैं, इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? विष्णु शास्त्री पंडित ने। इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की और इसी एसोसिएशन के माध्यम से विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने में सराहनीय प्रयास किया था, है ना, सराहनीय प्रयास किया था। इसके बाद हम बात करते हैं वीरे सलिंगम पंतलु, है ना। ये जो वीरे सलिंगम पंतलु है, इन्होंने दक्षिण भारत के मद्रास में, है ना, यानी दक्षिण भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सराहनीय प्रयास किया था। यानी दक्षिण भारत में इन्होंने वीरे सलिंगम पंतलु ने मद्रास में इन्होंने विधवाओं की स्थिति को सुधारने का आंदोलन चलाया और इन्हें उनमें काफ़ी सहायता मिली, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं डीके कर्वे की। समझिएगा, डीके कर्वे जो बम्बई में, ठीक ना, बम्बई में ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। फर्ग्यूसन कॉलेज का यह प्रोफेसर थे और यह एक विदुर थे। यह एक विदुर थे और इन्होंने विदुर होते हुए इन्होंने 1893 में एक विधवा से विवाह किया था, है ना। इन्होंने 1893 में विधवा से विवाह किया था तथा 1899 में इन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। विधवा आश्रम की स्थापना की थी। समझिएगा, अलग अलग है। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी और डीके कर्वे, है ना, डीके कर्वे ने आपको 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? पूना में इन्होंने स्थापना की थी और 1906 में इन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय
महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर समझिएगा, ये जो डीके कर्वे थे यानी डोंडू केशव कर्वे, इनका पूरा नाम है आपको डोंडू केशव कर्वे, है ना। डोंडू केशव कर्वे, इन्होंने जो आपको बम्बई के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे, ये विदुर थे, इसलिए इन्होंने 1893 में एक विधवा से विवाह किया। विवाह करने के बाद इन्होंने दिखाया कि विधवाओं को आपको स्थिति को हे दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, और इन्होंने विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ही 1893 में पूना में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की थी। और 1906 में इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय है, यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है ना। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है आपको भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई, इसकी स्थापना किसने की थी? 1906 में डीके कर्वे ने की थी। तो ये हमारा विधवा पुनर्विवाह है। अब हम बात करते हैं बाल विवाह की। समझिएगा, बाल विवाह समाज की सबसे बड़ी कृति थी, है ना। बाल विवाह जो थी वह समाज की सबसे बड़ी बुराई थी, क्योंकि बाल विवाह के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को और दयनीय बना दिया। क्योंकि जब बाल विवाह होते थे तो न तो इनका सामाजिक विकास हो पाता था, न मानसिक विकास हो पाता था, और सबसे कम उम्र में ये काल के ग्रास में पहुंच जाती थी, या कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती थी, है ना। चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना। अगर बच्चे कम उम्र में शादी की जाती थी तो यह विधवा होने की ज़्यादा इनकी संभावना बन जाती थी, है ना। इसी को सुधारने के लिए समाज सुधारकों ने अपने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से बाल विवाह को प्रतिबंधित करवाने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो आपको 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बनाकर, है ना, इस एक्ट को लागू करने वाला था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, है ना। ये उस समय के भारतीय वायसराय थे, है ना। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के तहत आपको भारत में बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। इसमें प्रयास किया गया था कि 14 वर्ष से कम कन्याओं के विवाह पर रोक लगाया गया था, है ना। कन्याओं के विवाह पर रोक लगाया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, है ना। ये आपको सफल नहीं हो पाया। फिर समझिएगा, है ना। 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम जो कन्याएं हैं उनका विवाह नहीं हो सकता। लेकिन यह जो यह एक्ट था, यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि नेटिव मैरिज एक्ट में विवाह की आयु कितना निर्धारित किया गया था? तो 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। ये कब में एक्ट पारित हुआ था? तो 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में यह पारित हुआ था, है ना। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। जब यह सफल नहीं हो पाया तब एक और आए समाज सुधारक, जिनका नाम था बहराम जी एम मलाबारी, है ना। ये पारसी समाज सुधारक थे, पारसी धर्म सुधारक, इनका नाम था बहराम जी एम मालाबारी। इन्होंने 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, इनके प्रयास से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, और इसमें विवाह के लिए कन्याओं का जो आयु निर्धारित किया गया वह 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक ना।
फिर समझिएगा, पारसी धर्म सुधारक थे बहराम जी एम मलाबारी। इन्हीं के प्रयासों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में कन्याओं के विवाह का जो आयु निर्धारित किया गया वह 12 वर्ष निर्धारित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट में कितना निर्धारित किया गया था? 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। और आपको सम्मति आयु अधिनियम में कितना निर्धारित किया गया? 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद आपको याद रखिएगा 1891 में जो आपको सम्मति आयु निर्धारित किया गया था उसमें भारत का जो वायसराय थे वह लॉर्ड लैंसडाउन थे। लॉर्ड लैंसडाउन, है ना। ये जब सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया उसमें भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन थे 1891 में। इसके बाद बाल विवाह से संबंधित और एक अधिनियम लाया गया 1930 में हरिबिलास शारदा के सहयोग से, हरिबिलास शारदा के सहयोग से शारदा एक्ट, इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है ना, शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रावधान किया गया, समझिएगा, इसमें प्रावधान किया गया कि विवाह के लिए लड़कों का आयु 18 वर्ष होना चाहिए तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष होना चाहिए। शारदा एक्ट में विवाह की जो आयु निर्धारित की गई थी वह आपको लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह शारदा एक्ट का किसके समय में लागू हुआ आया था? लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में, वो भारतीय वायसराय थे। भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में हरिबिलास शारदा के सहयोग से 1930 में शारदा एक्ट लाया गया था और इसी शारदा एक्ट के तहत विवाह के लिए आयु निर्धारित किया गया था। लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया था, है ना। लेकिन आगे जब देश आज़ाद हो गया तो देश के आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत लड़कों का जो आयु था वह आपको 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया, है ना। और लड़कियों की आयु आपको 14 वर्ष से बढ़ाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया और इसी अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़कों का आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो आज भी लागू है। साथ ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे वो दंड का भागी होगा, है ना। इससे जो भी व्यक्ति बाल विवाह करते हुए पकड़ा जाएगा वह दंड का भागी होगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये महिलाओं से संबंधित सामाजिक सुधार आंदोलन थे, है ना। कौन कौन थे? पहला था सती प्रथा, दूसरा था सती प्रथा, दूसरा शिशुवध प्रथा, तीसरा आपको विधवा पुनर्विवाह और चौथा आपको बाल विवाह। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हम प्रथाओं को देख लेते हैं, जैसे ठगी प्रथा, नरबली प्रथा और दास प्रथा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आइए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ठगी प्रथा, समझिएगा ठगी प्रथा क्या है। रास्ते में जो चोर अपराधी, आज हम जिसे अपराधी या चोर कहते हैं, उस समय उन्हें ठग कहा जाता था। वो जो राहगीरों को
राहगीरों को या व्यापारियों को रास्ते में ज़बरदस्ती उनके सामानों को छीनकर उनकी हत्या कर देते थे, उन्हीं को ठग कहा जाता था, है ना। ठग प्रथा कहा जाता था। ब्रिटिश काल में जो अपराधी थे वह राहगीरों या व्यापारियों को सामान रास्ते में छीनकर उनकी हत्या कर देते थे। यह काफ़ी व्यापक ये प्रथाएं प्रचलित थी, जिससे ब्रिटिश शासन को भी हानि पहुंचाई, साथ साथ सामान्य नागरिकों के लिए सबसे खतरनाक थे। इसलिए ठगी प्रथा को समाप्त किया गया कब? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1830 में इन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था कार्ल स्लीमैन। कार्ल स्लीमैन, है ना, कार्ल स्लीमैन। तो कार्ल स्लीमैन के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में ठगी प्रथा को समाप्त किया था, है ना। ठगी प्रथा को समाप्त किया था। उसके बाद हम बात करते हैं दास प्रथा। दास प्रथा समझिएगा। दास प्रथा, ये जो व्यक्ति अपने आप को दूसरे के यहाँ बेच देता था, है ना, उसी को दास प्रथा या गुलाम के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको प्राचीन काल से ही चलाता है और एक नारद स्मृति है जिसमें दासों को उनके मुक्ति से प्रावधान किया गया है ना। आगे चल कर के अकबर ने भी अपने समय में दास प्रथा को समाप्त। सबसे पहले आपको मध्यकालीन बारे में फिरोज तुगलक मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे अधिक दास थे, है ना। इसके समय में सबसे अधिक दास थे, लेकिन लगभग 1,80,000 इसके समय में दास थे। 1,80,000 इसके समय में दास थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। दासों के व्यापार पर यह प्रतिबंध लगाया था, है ना। उसके बाद फिरोज तुगलक ने ही अपने दासों को देखभाल करने के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। आगे चलकर अकबर जब आता है तो अकबर 1562 में दास प्रथा को समाप्त करता है ना। अकबर अपने शासनकाल में 1562 में दास प्रथा को समाप्त करता है और आधुनिक काल में दास प्रथा को जो समाप्त करने में सबसे पहले भूमिका निभाता है वह 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने समय में दास व्यापार को प्रतिबंध करने का प्रयास करता है ना। दास प्रथा को प्रतिबंध करने का प्रयास करता है। इसके बाद लेकिन भारत में अंतिम रूप से दास प्रथा की जो समाप्त होती है वो 1843 में। कौन करता है भारतीय वायसराय? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने, है ना। फिर समझिएगा दास प्रथा को, पूरे कहानी समझ लीजिएगा। दीवाने बंदगान दास प्रथा को प्राचीन काल में दास मुक्ति के रूप में नारद स्मृति में बड़ा मिलता है। मध्यकालीन भारत में फिरोज तुगलक के समय में सबसे अधिक दास थे जिनका देख रेख करने के लिए उन्होंने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, है ना। और लेकिन उन्होंने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। आधुनिक काल में 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन याद रखिएगा भारत में अंतिम रूप से दास प्रथा को समाप्त किया था किसने? लॉर्ड एलन बरो ने, है ना। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में अंतिम रूप से दास प्रथा को समाप्त करने वाला जो वायसराय था वह लॉर्ड एलन बरो ने कब? 1843 में समाप्त किया था। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं नर बलि प्रथा। सबसे क्रूर प्रथा नर बलि प्रथा। आज तो पशुओं की बलि दी जाती है,
यज्ञों में, पूजाओं में। लेकिन उस समय ये अंधविश्वास की चरम प्रकाष्ठा थी जब आपको नरबलि प्रथा प्रदान दी जाती थी। और भारत में नरबलि प्रथा को समाप्त किया गया 1844 से 1845 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा। इन्होंने कैंपबेल के माध्यम से एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था कैंपबेल के माध्यम से इन्होंने दास प्रथा को नरबलि प्रथा को समाप्त किया था, है ना। नरबलि प्रथा को आपको 1844-45 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल के माध्यम से नरबलि प्रथा को समाप्त किया था। याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इसलिए लिखा हूँ कि दो लोग हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो शासनकाल है वो आपको 1844 से 1848 है, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल है 1910 से 1915 है ना। तो मैं पहले वाली की बात कर रहा हूँ, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ही कैंपबेल ने नरबलि प्रथा को समाप्त किया था, ठीक ना। तो ये हमारा था महिला सामाजिक सुधार आंदोलन। इस क्लास को आसानी से 1-2 बार देख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आराम से याद हो जाएगा, है ना। सबसे पहले सती प्रथा 1829, उसके बाद आपको शिशुवध प्रथा, है ना, शिशुवध प्रथा, उसके बाद आपको विधवा पुनर्विवाह, उसके बाद आपको बाल विवाह, ठगी प्रथा, दास प्रथा और नरबलि प्रथा। ये सबसे आसान है ना। तो रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।